है, उसको लिमिट लाइन में बोलेंगे। तो ये सब चीज याद रखिएगा। ये आते हैं वापस इसमें। Recording stopped. यहाँ पे था, ये वाला क्वेश्चन था ना। Recording in progress. तो ये हो गया, समझ में आ गया कि हमारा जो भारत का जो माइनिंग कंडीशन है, वहां पे जो एंगल ऑफ ड्रॉ होता है हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, हमेशा। ठीक है, एंगल ऑफ ड्रॉ भी बता दिए। एंगल ऑफ ड्रॉ क्या है बता दिए हैं यहाँ पे कि द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, यानी लिमिट लाइन। ठीक है, लिमिट लाइन का दूसरा नाम क्या है? फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। एक लाइन ही है ना, इसका नाम क्या है? दूसरा नाम लिख ही लीजिए, तो कभी कंफ्यूज हो सकता है। लिमिट लाइन को दूसरा नाम क्या है? लाइन ऑफ फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। ठीक है, और ये कौन सा, ये फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक यानी लिमिट लाइन का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ये वह लाइन है जो दो पॉइंट्स को मिलाती है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस, यानी वह पॉइंट जहाँ पे कोई सब्सिडेंस नहीं होता है, टू द अंडरग्राउंड पॉइंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मिनरल फ्रॉम वेयर एक्सकवेशन ऑफ द मिनरल वाज स्टार्टेड। मतलब जो एज होता है भूमिगत भाग का, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलेंगे? फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक या फिर लिमिट लाइन। है कि नहीं है? ये हो गया एंगल ऑफ ड्रॉ। क्रैक्स, उसके बाद लिखा हुआ क्रैक्स ऑफ द सरफेस एंड बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंशियल सब्सिडेंस ऑफ द सरफेस, यानी वन पार्ट अंडरगोइंग मोर सब्सिडेंस देन अनदर। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशियल सब्सिडेंस का मतलब, यहाँ पे डिफरेंशियल सब्सिडेंस का मतलब हो गया कि सरफेस का किसी एक भाग में ज्यादा सब्सिडेंस हो गया, किसी में कम, तो उस तरह का सब्सिडेंस को बोलेंगे डिफरेंशियल सब्सिडेंस। इफ द स्ट्रक्चर आर ऑफ सच नेचर दैट सब्सिडेंस ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर as a whole is permissible, subsidence can be controlled as to take place without appearance of cracks. For this purpose, the underground mining with the caving or partial packing has to be planned in a such a way that there is a gradual but uniform subsidence of the entire surface as a whole. This is idea behind harmonic mining, a method of controlling subsidence by proper control of underground mining, and it is practiced by West Germany for the extraction of coal under towns, rivers, railway lines, etc. एक माइनिंग मेथड आया है, हार्मोनिक माइनिंग। ठीक है, हार्मोनिक माइनिंग से बस ये जान लीजिए कि सवाल में आ सकता है कि ऐसा कौन सा माइनिंग मेथड है जिससे कंट्रोल्ड वे में सब्सिडेंस हम लोग करा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? हार्मोनिक माइनिंग। ये पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को बता दिए कि ऐसा कौन सा मेथड, ठीक है, जिसमें आप सब्सिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? हार्मोनिक माइनिंग। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ, यानी रूफ के गुण। कई तरह के रूफ होते हैं, तो उन रूफ्स के गुण क्या होते हैं, उनके उन चाल के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि द इमीडिएट रूफ इन द रोडवे और अ वर्क प्लेस इन अ कोल सीम मे कंसिस्ट ऑफ कोल, सैंडस्टोन, फायर क्ले या फिर सेल। जो इमीडिएट रूफ होता है हमारे कोल सीम के ऊपर, उसमें ज्यादातर या तो हो सकता है वही कोयला ही हो 6 मीटर तक, सैंडस्टोन, फायर क्ले या फिर सेल हो सकता है। कोल रूफ इज कॉमन इन ऑल सीम मोर देन 3 मीटर थिक इफ द कोल नियर द फ्लोर इज वर्क्ड। जो कोयला का जो रूफ है वो कॉमन रहता है सभी सीमों में, अगर सीम की मोटाई 3 मीटर से ज्यादा मोटी हो और कोयला का जो मतलब कोयला सीम में जो वर्किंग हम लोग कर रहे हैं
वो फ्लोर में ही वर्किंग कर रहा है, तब मेरा कोल जो रूफ है वो कॉमन होगा, है कि नहीं। मान के चलिए मेरा 10 मीटर का मेरा कोयला सिम है, ठीक है, कोयला सिम मान लीजिए कि मेरा 10 मीटर का है, ये सपोज ये 10 मीटर का है। अब नीचे आप माइनिंग करना स्टार्ट किए हैं 3 मीटर तक, तो मेरा जो इमीडिएट रूफ होगा वो क्या हो गया, कोयला ही हो गया ना जी, है कि नहीं। 3 मीटर माइनिंग किए, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर नीचे माइनिंग कर दिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, और बाकी मेरा 6 मीटर कोयला था, मतलब 9 मीटर कोयला था, तो ये 6 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इमीडिएट रूफ क्या हो गया, कोयला ही हो गया। तो बोला गया कि अगर आपका सिम मोटा है 3 मीटर से ज्यादा, और आप बॉटम में आप डेवलपमेंट डिप्लरिंग का जो भी कार्य है वो किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो इमीडिएट रूफ होगा वो क्या होगा बताइए, वो कोयला ही होगा। यही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट इज रिलायबल एंड विथ ओकेजनल ड्रेसिंग डाउन ऑफ ये समझ में नहीं आया सर। क्या बोले, सर ये वाला समझ में नहीं आया। बोला गया है ना कि कोयला का जो रूफ होता है सभी सीमों में कॉमन होता है, अगर सीम की मोटाई 3 मीटर से अधिक हो, क्योंकि 3 मीटर से ज्यादा मोटा होगा, लेट से 5 मीटर 10 मीटर मेरा सिम का मोटाई है, तो हम लोग डेवलपमेंट कहाँ करेंगे, बॉटम में करेंगे। 10 मीटर मेरा सिम मोटा है और नीचे हम 3 मीटर का यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर मेरा सिम 7 मीटर कोयला ही बचा, है कि नहीं है। यस सर, यस सर। इस हिसाब से मेरा इमीडिएट रूफ क्या हो गया, कोयला ही हुआ। वोल ही हो गया, हाँ सर। यही बोला गया है कि कोल्ड रूफ इज कॉमन इन ऑल सिम मोर देन 3 मीटर। 3 मीटर से ज्यादा अगर मेरा मोटा सिम होता है तो मेरा कोयला का रूफ जनरली कॉमन होता है, ये भरोसेमंद होता है, और थोड़ा सा कभी कभी ड्रेसिंग करने के बाद आपका जो है कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं हो सकता है, लंबे समय तक आप उसके नीचे बैठ मतलब कार्य कर सकते हैं, है कि नहीं है। जो रूफ कोयला का जो रूफ होता है ना वो रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, और थोड़ा ओकेजनल ड्रेसिंग करने के बाद जो भी हैंगिंग पोर्शन है, जो भी लटकता हुआ भाग है, तो उसका ड्रेसिंग ओकेजनली अगर आप करा देते हैं तो उससे कोई खतरा नहीं है, उसके नीचे कार्य करने पर लंबे समय तक भी आप कार्य करिएगा, इवन 1 साल या उससे ज्यादा भी कार्य कीजिएगा उसके नीचे, तब भी कोई खतरा वहां पे नहीं होगा आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी कर लीजिए कवर, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल वेरीज बट मे बी कंसिडर एज 2.25 kg पर mm² या फिर 1.5 टन पर स्क्वायर इंच। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोयला का तो देखिए डिपेंड अपन कोयला का, बहुत सारा अलग अलग टाइप के कोयला का अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल इसको कंसिडर करते हैं क्या, 2.25 kg पर mm², यहाँ mm² है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, या फिर इसको टन में बात करेंगे तो 1.5 टन पर स्क्वायर इंच, इतना यहाँ पे जो है कोयला का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब ये तो हो गया कोयला के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं सैंडस्टोन वाले रूफ की। सैंडस्टोन रूफ स्लाइटली बिफोर ब्रेकिंग, ये जो रूफ होता है ना इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये टूटने से पहले ना बिफोर ब्रेकिंग ये हल्का सा झुकता है, हल्का सा वो झुकता है, बेंड करेगा, एंड विल गिव एनफ वार्निंग बिफोर फ्रैक्चर, और ये फ्रैक्चर होने से पहले, फटने से पहले, टूटने से पहले, यानी गिरने से पहले आपको पूरी तरह वार्निंग आपको दे देगा। इट इज देयर फॉर रिलायबल एंड इज कंसिडर्ड गुड इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी, यानी ये भी इसीलिए क्या होता है, ये भरोसेमंद होता है, और माइनिंग की भाषा में इसे अच्छा रूफ भी कहा जाता है, ठीक है। कोल पार्ट्स रेडिली फॉर्म्स सैंडस्टोन रूफ, कोल पार्ट्स रेडिली फॉर्म सैंडस्टोन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज नियरली 13.5 kg पर मीटर, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है, 13.5 क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये होगा सैंडस्टोन के बारे में। सेल के बारे में बात करते हैं। सेल रूफ इज ट्रीचेरियस एंड मोस्ट अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि वो भरोसा लायक नहीं है, और ट्रीचेरियस का मतलब क्या होता है पता है, कि जो वर्ड है ट्रीचेरियस का मतलब पता है क्या होता है, धोखा देने वाला, इंसिडियस, ठीक है। इंसिडियस बोलिए, ट्रीचेरियस बोलिए, ये सब एक ही वर्ड है। इंसिडियस, ट्रीचेरियस, ये क्या इसका मतलब है, ये धोखा देने वाला है, भरोसा लायक नहीं है ये, इसलिए बोला इट रियरली गिव्स एनी वार्निंग फॉर कोलैप्सिंग। रियरली गिव्स मतलब नाक के बराबर ये वार्निंग देता है गिरने से पहले। इट वेदर्स क्विकली व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक क्या एक्शन एंड स्पॉल्स ऑफ, जैसे ही
मतलब हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें वेदरिंग होना स्टार्ट करता है, रिएक्शन, टूटना फटना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा और लेयर बाय लेयर ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनरिलायबल, मतलब भरोसे लायक नहीं है। प्लस इसको क्या बोला जाता है, ट्रीचेरियस, धोखा देने वाला। क्यों धोखा देने वाला, दिखने में काला काला रहेगा, लगेगा कि कोयला है, पर ये कोयला है नहीं, तो गिर जाएगा, तो एक तरह से धोखा दे रहा है आपको, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रीचेरियस है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू कीप 0.6 मीटर ऑफ कोल इंटैक्ट नियर अ सैली रूफ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ माइन if the thickness if the same thickness so permits माइक ऑफ कर लीजिए। द कोल लेफ्ट इंटैक्ट द रूफ मे बी कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड व्हेन रिपेयरिंग एरिया। बोला गया है कि ये जब भी अगर रूफ में अगर सेल हो तो रूफ में ना डेवलपमेंट के टाइम में 0.6 मीटर कोयला आप रूफ में, छानी में, चाल में छोड़ दीजिए, जिसको आप डेवलपमेंट के टाइम आपको छोड़ना है। डिप्लेयरिंग के टाइम आप उसको वापस से निकाल सकते हैं, पर डेवलपमेंट के टाइम में 60 सेंटीमीटर कोयला रूफ में छोड़ दीजिए। अगर मेरा रूफ में क्या है, शेल है, तो शेल को क्या नाम दिया गया है, ट्रीचेरियस एंड मोस्ट अनरिलायबल। गुड रूफ किसको बोला जाता है, सैंडस्टोन। रिलायबल रूफ कौन है, कोयला भी है, सैंडस्टोन भी है, ठीक है। टू टर्म्स, सैंडस्टोन दोनों में आ गया, रिलायबल भी और गुड भी। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क है। टू टर्म्स, जो दो टर्म्स है वो रिलेटेड है सैंडस्टोन से, ठीक है। सैंडस्टोन जो होता है ना रूफ, वो दो तरह का होता है। एक होता है लैमिनेटेड वाला सैंडस्टोन और एक होता है मैसिव वाला सैंडस्टोन। लैमिनेटेड वाला जो सैंडस्टोन होता है रूफ, वो कॉमन है कोलफील्ड में, मोस्ट कॉमन इन द कोलफील्ड्स, मतलब ज्यादातर आपको लैमिनेटेड वाला ही सैंडस्टोन मिलेगा। अगर आपका रूफ लैमिनेटेड है और आप डिप्लेयरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी डिप्लेयरिंग का कार्य कर रहे हैं और रूफ मेरा लैमिनेटेड है, तो लोकल फॉल 4 से 10 घंटा बाद आपका हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट। जब आप सपोर्ट हटा लेंगे, प्रॉप्स हटा लेंगे, तो 4 से 10 घंटा में आपका लोकल फॉल हो जाएगा, जो कि अच्छा बात है, ठीक है। दिस रिलीव्स द कोल पिलर ऑफ द लोकल वेट। इससे क्या होगा कि जो कोल पिलर में जो वजन पहले से था, वो क्या एक तरह का रिलीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर एन एडवांटेज व्हेन एक्सट्रैक्टिंग द, जो कि एक फायदा का बात है। लेकिन अगर मेरा जो रूफ है सैंडस्टोन वाला वो मैसिव है, ठीक है, जिसमें कोई लैमिनेशन नहीं होता है, क्लियर ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि गिरिडीह वाला कोलफील्ड है ना झारखंड का, देखिएगा जाइए, गिरिडीह माइंस, गिरिडीह जगह का नाम है, वहाँ पे कई सारे माइंस भी होंगे। तो वहां का जो देखिएगा, अगर सैंडस्टोन रूफ है तो वो मैसिव टाइप का है, और ऐसा रूफ जो होता है ना, वो जल्दी गिरता ही नहीं है, एंड विल नॉट गिव एनफ वार्निंग बिफोर इट्स ब्रेक। और ये आपको वार्निंग भी नहीं देगा, बहुत बहुत समय पहले भी आपको ज्यादा वार्निंग नहीं देगा गिरने से पहले। In the depleting area, such roof will stand for a longer period even after withdrawal of support. डिप्लेरिंग जब कर रहे होंगे, इस तरह का अगर रूफ मिलता है ना, तो ऐसा रूफ जल्दी गिरेगा नहीं, काफी समय तक टंगा रहेगा, चाहे आप सपोर्ट निकाल ही लिए हैं, बहुत समय हो भी गया, तब भी ये टंगा रहेगा। एंड व्हेन द रूफ फॉल टेक्स प्लेस, और जब ये इस तरह का रूफ फॉल होता है, जो कि काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, क्योंकि गिरेगा नहीं, एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, तो जब ये बहुत ज्यादा रूफ अगर एक्सपोज हो गया और ये जब गिरता है एक बार में, तो इसमें हैवी एयर ब्लास्ट के चांसेस होते हैं, क्रशिंग ऑफ पिलर के चांसेस होते हैं गोफ के नजदीक। तो इसीलिए सैंडस्टोन वाला भी दो टाइप होता है, मैसिव एंड लैमिनेटेड। हम लोग किसको अच्छा मानेंगे, लैमिनेटेड वाला। मैसिव सही नहीं है, क्योंकि जल्दी गिरेगा नहीं, प्रॉपर वार्निंग नहीं देगा, सपोर्ट हटा भी लेंगे तब तक ये टंगा रहेगा, और जब गिरेगा बहुत ज्यादा एक्सपोज एरिया बढ़ जाएगा, तो एयर फॉल, सॉरी, हेवी एयर ब्लास्ट भी कर सकता है, क्रशिंग ऑफ पिलर्स भी कर सकता है नियर द विसिनिटी ऑफ गोफ, मतलब गोफ के नजदीक। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना जी? हेलो, हेलो। यस सर, आ गया। अब आते हैं टेस्टिंग ऑफ रूफ। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है, आपको आराम से समझ में आ जाए। टेस्टिंग ऑफ रूफ, रूफ का जांच करना, इससे भी सवाल आता है, सरदार में तो एकदम आता है, ये आपका काम भी है रूफ को अच्छे से चेक करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा कम है,
फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसका काफी ज्यादा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला पोर्शन टेस्टिंग ऑफ रूफ। In many situations of the roof of mine roadways and faces is required to be systematically supported at regular distance apart, whether or not the places have been tested and found to require supports। ठीक है, कई सारे केसेस में देखा गया है कि जो भी हमारा रूफ माइन का जो रास्ता रहता है, उसका जो रूफ रहता है, जो फेसेस होता है, उसको आपको एक खास समय अंतराल के पास सिस्टमेटिकली आपको सपोर्ट करना होता है। चाहे उस सपोर्ट का टेस्टिंग है कि नहीं है, चाहे उसमें सपोर्ट जरूरत है भी नहीं भी है, फिर भी आप सपोर्ट करते हैं ना। ठीक है, where such a system is not considered essential, it is duty of the manufacturer to test regularly। जहां पर ऐसा सिस्टमेटिक सपोर्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब जहां पे आपको टेस्टिंग करने के बाद सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक माइन ऑफिशियल की ड्यूटी होती है कि जो रूफ को अच्छे से वो टेस्ट करे रेगुलरली और सिस्टमेटिकली। ठीक है, जहाँ पे रूफ यहाँ पे एक्सपोज होता है वहां पे टेस्ट करके, इधर भी लोग आना जाना करते हैं, वहां का भी रूफ वगैरह जांच करें। तो जो जांच करेंगे रूफ का, वो 3 तरह से किया जा सकता है रूफ का जांच। किस चीज से? ठीक है, देखिए 3 तरह का जांच है। पहला जांच है विजुअली, देख के। ठीक है, देखने के लिए आप मदद ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग लाइट, एक लाइट आपको चाहिए होगा ताकि उसको आप प्रोजेक्ट कर सके जहाँ पे आपको देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं क्रैक्स वगैरह है साइड्स में, कहीं सपोर्ट का कोई लीड वगैरह है वो टूट गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। बाय हियरिंग द साउंड, सुन के भी आप टेस्ट कर सकते हैं। रूफ और साइड का मान के चलिए आपको आवाज आ रहा है, उसे सुन सकते हैं, या फिर आपके पास रहता है माइनिंग स्टिक, तो उसे आप जो है उस पर टैप करके, किस चीज पे टैप करना है, रूफ एंड साइड्स पे टैप कीजिए, उसका जो साउंड है उसके उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का रूफ कंडीशन, फ्लोर नहीं, साइड कंडीशन कैसा है। तीसरा है बाय फीलिंग द वाइब्रेशन, कंपन करके। इसमें ना आपको हाथ भी यूज करना पड़ेगा और माइनिंग स्टिक दोनों यूज करना पड़ेगा, और वाइब्रेशन को अपने हाथों से फील करके फिर आप जज कर पाएंगे कि यहाँ का जो रूफ है वो सही है या नहीं है। ये करके बात करते हैं तीनों टाइप के टेस्ट की। विजुअल टेस्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी आपका रूफ है, जो भी साइड्स है, उसमें ये पता लगाना कि उसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं है, कोई यहाँ पे फाट तो नहीं है, या फिर सपोर्ट में वजन तो नहीं आ गया है, लाइक आपका जो लीड होता है प्रॉप के ऊपर वो तो नहीं बेंड हो गया, टूट गया, जो टेपर्ड एंड होता है सपोर्ट का वो तो नहीं फट गया। ठीक है, वाटर पर्कुलेशन फ्रॉम द रूफ, पानी तो कहीं ऊपर से नहीं ज्यादा बढ़ रहा है, पर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज जो है आप विजुअल टेस्ट से कर सकते हैं। इससे ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट लगाना है। कहीं देख लिए कि यहाँ पे क्रैक है या सपोर्ट पे ज्यादा वजन आ गया, लीड मेरा फट जा रहा है, पर्कुलेशन वाटर सीपेज जो है वो नीचे जो गिर रहा है सर्कुलेशन वो ज्यादा अचानक बढ़ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको वहां पे सपोर्ट लगाना पड़ेगा, एडिशनल सपोर्ट वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कौन सा टेस्ट था, हियरिंग वाला टेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। अगर जो भी रूफ होगा, अगर वो अच्छा होगा, अच्छा साइड होगा, अच्छा रूफ होगा ना, तो हमेशा एक रिंगिंग साउंड देगा। रिंगिंग साउंड देगा जब आप डंडे से उस जगह पे, उस वर्किंग प्लेस के साइड पे या रूफ पे अगर आप टैप करते हैं, तो आपको वहां पे रिंगिंग टन टन का आवाज आपको सुनाई देगा। वेयर एज अगर किसी जगह का जो मतलब रूफ और साइड्स है वो मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे सपोर्ट आने की जरूरत है, तो वहां पे जो साउंड आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, डल और ड्रमी। डल और ड्रमी का मतलब होता है धप धप का आवाज, भारी आवाज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज जब भी अगर आप हियरिंग टेस्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, हियरिंग टेस्ट ही कर रहे हैं अभी आप, जब भी आप हियरिंग टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो एक चीज बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ऑफिशियल हियरिंग टेस्ट कर रहा हो, जिस भी जगह का हियरिंग टेस्ट कर रहा है ना, उसके राइट साइड में आपको खड़े होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार देखते भी हैं जो नए नए जैसे कि सरदार वगैरह से न्यूली ज्वाइनिंग है, तो उनको कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बुक से आप नहीं सीख सकते हैं। खदान वही का तभी सीख, चाहे कितना भी आपको कुछ बता दे, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से ही आप में आएगा। कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, पर खदान का जो एक्सपीरियंस है वो किताब पढ़ के तो आप नहीं अटेंड कर सकते। हाँ, आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस तो आप वहां जाइएगा तभी हो पाएगा।
तो कई बार हम देखे भी हैं कि जैसे कि नया सरदार वगैरह जो आते हैं, ठीक है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह का कोई वर्किंग प्लेस था। ये सब तिरछा नहीं डाउन, हाँ ठीक है। तो ज्यादा ही ढाल हो गया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा थोड़ी इतना ही रहने दीजिए। तो मान के चलिए यहाँ पे इसको रूफ का टेस्ट करना था। कैसा रूफ का टेस्ट करना था? हेयरिंग टेस्ट करना था। अब ये क्या किया, यहाँ पे इसको टेस्ट करना है। देखिए ये पोर्शन में इसको टेस्ट करना है। अब इधर खड़ा हो गया है और यहाँ से डंडा से वो टेस्ट कर रहा है। ठीक है, खराब प्रैक्टिस है। क्यों खराब प्रैक्टिस है? ग्रेविटी लगता है नीचे। अगर आप डंडा से टैप करें रूफ में और गलती से कोई लेयर टूट के गिरा नीचे, तो किधर गिरेगा? आपकी तरफ ही गिरेगा ना, तो आप डेंजर में हो सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जब भी आप हियरिंग टेस्ट कर रहे हो तो इस जगह के बजाय, मतलब ये जो जगह है यहाँ, इसके बजाय आपको कहाँ पे रहना चाहिए? आपको रहना चाहिए इस साइड में। फ्लैट सिम रहा तब सर? फ्लैट सिम रहा तब भी आपको राइट साइड जो भी होगा, हल्का सा राइट साइड उधर ही रहना है। डिप होगा ना कहीं डिप तो होगा। तो हमेशा जो है किधर फॉलो करना है? जिधर मेरा राइट साइड है उधर ही आपको करना, चाहे आप सपोर्ट लगा रहे हैं। सॉरी, अगर राइट साइड में अगर आप सपोर्ट लगा रहे हैं तो सपोर्ट लगाने के टाइम तो जो आपको लेज, अगर आप अंडर से ड्रॉप मार रहे हो तो आपको डिप साइड से ही करना होगा, पर खड़ा आपको राइट साइड में ही रहना चाहिए। ठीक है, पर अभी यहाँ पे यही जान लीजिए कि हेयरिंग टेस्ट जब भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप खड़े रहेंगे माइनिंग स्टिक में, हमेशा किधर रहना है? राइट साइड में रहना है। गलती कभी मत कीजिएगा, ये वाला चीज। ठीक है, पता चला छोटा चीज जो था, पर इसके कारण आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। यहाँ पे थे ना हम लोग। समझ में आ गया? राइट साइड में आपको खड़ा रहना है। और कुछ और चीज है जो आपको यहाँ पे बता देते हैं। द रूफ of the gallery height of 2.5 meter may be tested with a bamboo with the testing end should end shot with iron। अगर किसी गैलरी, देखिए आदमी का हाइट तो लिमिटेड ही रहता है ना, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सबका हाइट बहुत ज्यादा रहता है। माइनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बता दिए इतना हाइट है। इसीलिए बोला गया है कि अगर रूफ है, कोई ऐसा जगह है, कैसा गैलरी है जहाँ का हाइट जो है 2.5 मीटर से ज्यादा है, ऐसा गैलरी जिसका जो रूफ है उसका ऊंचाई 2.5 मीटर से ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपका डंडा जो है, माइनिंग स्टिक जो है, रूफ में ना पहुंच पाए। तो उस स्थिति में आप एक बैम्बू का इस्तेमाल करा सकते हैं। उस बैम्बू में टेस्टिंग के लिए होगा, और इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसमें क्या लगा होगा? लोहे का एक आयरन एंड लगा होगा। प्रिकॉशंस आपको जरूरी है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सेल रूफ को अगर आप टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो सेल रूफ आपको क्या देगा? रिंगिंग साउंड देगा। सेल है खराब है, लेकिन सेल जो है साउंड कैसा देगा आपको? रिंगिंग साउंड देगा, जो कि खराब भी है फिर भी देगा। इफ द थिकनेस ऑफ द सेल ऑफ द बेड इज ग्रेटर देन 0.3 मीटर। अगर कोई सेल है, सेल रूफ, और उसका जो मोटाई है सेल बेड का वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा, 0.3 मीटर से ज्यादा है, तो इवन वो खराब रूफ है लेकिन फिर भी वो क्या आपको देगा? रिंगिंग साउंड देगा। दिखने में काला ही होता है, आपको लगेगा कि ऑल इज वेल है, लेकिन हो जाएगा दुर्घटना। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? ट्रीचेरियस, धोखा देने वाला। देख रहे हैं ना कितना धोखा दे रहा है? आप डंडा से टैप तो कर रहे हैं मनी स्टिक से, लेकिन आपको बोल रहा है कि नहीं रिंगिंग साउंड है, सब ऑल इज वेल। लेकिन क्या होगा? वो कुछ समय के बाद वो गिर जाएगा, किसी वर्कर पे गिर जाएगा, तो फिर दुर्घटना हो सकता है। इसलिए सेल के केस में कभी भी साउंड पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। ठीक ऐसा है, क्वेश्चन आया था ना सर? ऐसा क्वेश्चन। हाँ मतलब कौन सा अविश्वसनीय सेल है? हाँ, ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस। हम तो आपको यही बोलेंगे ना, हिंदी से ज्यादा थोड़ा तो आप, बहुत सारा जो हिंदी कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, पर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप सारा कुछ सीख लीजिए, धीरे धीरे इंग्लिश वर्ड को यूज करना स्टार्ट कीजिए। अभी स्टार्ट कीजिएगा तब फिर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में ईजी होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको हिंदी में कोई नहीं बताने वाला है।
हर चीज वहाँ इंग्लिश ही रहेगा। धीरे धीरे टर्म, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे कि आप वर्ड वर्ड बोले अविश्वसनीय, इसके जगह आप ट्रीचेरियस वर्ड बोलना स्टार्ट कर दीजिए, इंसिडियस वर्ड बोलना स्टार्ट कर दीजिए, अनरिलायबल इस तरह से बोलना। तो इससे क्या होगा ना कि हैबिट में आ जाएगा कि इंग्लिश वर्ड यूज करने का। इंग्लिश बोलना नहीं है तो इंग्लिश वर्ड यूज करते रहेंगे ना, तो उसका मीनिंग आप निकाल लीजिएगा एग्जामिनेशन में। और वैसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जो प्राइम लैंग्वेज होता है, जो मेन लैंग्वेज होता है, इंग्लिश में ही होता है। फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर के माध्यम से, किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से, और फिर उसको हिंदी में बदला जाता है। तो बदलने के दौरान क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो है ना मीनिंग बदल जाता है क्वेश्चन का। इसीलिए इसलिए बोला जाता है कि प्राथमिकता कौन सा भाषा वाला लैंग्वेज को देना है, इंग्लिश वाला भाषा को देना है। इंग्लिश वाला भाषा ऐसा है कि इंग्लिश वाला भाषा का मीनिंग अलग आ रहा है, हिंदी का मीनिंग आ रहा है, तो प्राथमिकता हमेशा इंग्लिश वाला भाषा को ही दिया जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश वाला वर्ड को यूज थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा। ठीक है, तो ट्रिचेरियस है यानी धोखा देने वाली है। A prop if already erected may be tapped to get an indication of weight unit। अब देखिए, ये तो हम रूफ और साइड्स की जांच के बारे में कर दिए रिंगिंग साउंड से, मतलब सॉरी हियरिंग से, हियरिंग टेस्ट से। यहाँ पे ना सपोर्ट का भी जांच हो सकता है, प्रॉप का भी आप जांच कर सकते हैं। कोई प्रॉप है जो खड़ा हुआ है, उसको उस प्रॉप में आप डंडे से टैप कीजिएगा, और अगर वहां पे रिंगिंग साउंड अगेन आता है, किसमें, उस प्रॉप पे, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉप है वो अच्छे कंडीशन में है। लेकिन अगर धबधब, डल एंड हैवी साउंड, डल एंड हैवी साउंड का मतलब होगा धबधब। अभी ना डल एंड हैवी का मतलब ही मान लीजिए कि धबधब होगा, रिंगिंग का मतलब क्या होगा, टन होगा। इसलिए आप हर जगह इसी को यूज कीजिएगा, डल डल एंड हैवी, या फिर आपको रिंगिंग इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका डल एंड हैवी साउंड आ रहा है उस प्रॉप से, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉप है, प्रॉप जो है जहां लगा हुआ है, उसका रूफ जहां पे है ना, वो खराब कंडीशन में है। रूफ यानी खराब है, वहां पे आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा। तो गुड रूफ या गुड जो साइड है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कवर कर दिए हैं। टैप कीजिए माइनिंग स्टिक से, रिंगिंग साउंड होगा तो सही है। डल एंड ड्रमी साउंड है, हैवी साउंड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट लगाना पड़े। जब भी इस तरह का जांच कर रहे होंगे, वर्किंग प्लेस के राइट साइड में खड़े रहिएगा। अगर हियरिंग टेस्ट करना ही है लेकिन गैली का जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर से ज्यादा है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो बैम्बू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू का जो एक एंड होगा वहां पे आयरन लगा हुआ होगा। ठीक है, ध्यान देना है सेल वाले में, क्योंकि सेल वाला हमेशा आपको इंसिडियस, मतलब ट्रीचेरियस होता है, इंसिडियस होता है, धोखा देता है। तो क्या होता है कि शेल अगर तीन तीन 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटा अगर सेल का बेड है, सेल का लेयर है, तो बावजूद कि वो खराब रूप है वो आपको रिंगिंग साउंड देगा। पर उस पर भरोसा नहीं करना है, और उसको ड्रेसिंग करके हटा लेना है, और अच्छे से सपोर्ट वहां करा लेना है। इस हियरिंग टेस्ट का जो इस्तेमाल है आप प्रॉप के टेस्टिंग में भी कर सकते हैं। प्रॉप में आप टैप कीजिए डंडे से, अगर वहां पे अगेन रिंगिंग साउंड आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि वो अच्छी हालत में है। लेकिन अगर वहां पे डल और हैवी साउंड आ रहा है, यानी भारी साउंड आ रहा है, धप का आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब है वो बैड रूफ कंडीशन वहां का है, वहां पे आपको एडिशनल सपोर्ट लगाना होगा। जो तीसरा जो टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, वो है हमारा वाइब्रेशन टेस्ट। तीन टेस्ट है ना, हियरिंग टेस्ट, विजुअल टेस्ट एंड वाइब्रेशन टेस्ट। जो वाइब्रेशन टेस्ट है उसको सिर्फ एक्सपीरियंस आदमी ही कर सकता है। बाकी दो टेस्ट जो है चलिए ठीक है, आदमी समझा दी, दिखा दी, कर दी, पर वाइब्रेशन टेस्ट अनुभवी आदमी ही कर सकता है। ठीक है, लिखा हुआ, बाकी के लिए एक्सपीरियंस में नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस में नहीं चाहिए। और इसके इसके लिए आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। एक जो आपका हथेली रहेगा वो रूफ में रहेगा, अगर रूफ नजदीक है तो, या साइड में रहेगा। और जो दूसरा जो हाथ है उससे आप माइनिंग स्टिक की मदद से टैप कीजिएगा बगल में, रूफ में, और आपको वाइब्रेशन को फील करना पड़ेगा। ये जो वाइब्रेशन होता है उसको हम बता भी नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस वाला है। ठीक है, फील कीजिएगा, ये आपका गुड रूफ के लिए अलग आएगा और बैड रूफ के लिए अलग आएगा। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट टेस्ट है हम लोग डिस्कस किए, क्या, वाइब्रेशन टेस्ट, ये ऐसा गैलरी जिसकी ऊंचाई 2.2 मीटर से ज्यादा है, उस जगह हम इस टेस्ट को मतलब कैरी आउट नहीं कर सकते, मतलब इसका टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन है कि 2.2 मीटर से ज्यादा अगर ऊंचा कोई गैलरी है तो वाइब्रेशन टेस्ट असंभव नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है,
ये हुआ टेस्टिंग ऑफ रूफ। उसके बाद देखिए विजुअल टेस्ट कितना दूर तक कर सकते हैं। विजुअल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर तक आप ये कर सकते हैं बाई स्ट्रॉन्ग फोकस्ड बीम लाइट फ्रॉम अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक लैंप, लाइट की मदद से। फॉर वाइब्रेशन टेस्ट bamboo end is kept pressed on the roof by one worker and a second worker stab the roof by another bamboo and vibration are felt in the first। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि दो आदमी जो है, ठीक है, वाइब्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करें। एक आदमी हथेली रखे, दूसरा आदमी को बोले से कि जो ऑफिशियल होगा वो अपना हथेली रखेगा किस पे, साइड पे, और दूसरा जो आदमी होगा किसी को बोलेगा कि आप बम्बू से या जो भी आपका माइनिंग स्टिक है उससे आप टैप कीजिए। ठीक है, और फिर आप जो है फील कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे रूफ कंडीशन कैसा है। उसके बाद आते हैं मटेरियल्स एम्प्लॉयड फॉर सपोर्ट, यानी सपोर्ट के लिए आप किस तरह का पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर माइन सपोर्ट इंटायरली एज सच और इन कॉम्बिनेशन। जो मटेरियल्स यहाँ पे यूज होंगे सपोर्ट के लिए वो या तो पूरी तरह यही इस्तेमाल होंगे या कुछ अलग सपोर्ट मटेरियल के साथ कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सपोर्ट मटेरियल क्या है, सबसे पहला है टिम्बर, दूसरा है आयरन एंड स्टील, बार्स, प्रॉप्स, आर्च, कोरुगेटेड शीट्स एंड रूफ होल्ड्स। ठीक है, टिम्बर में आप इस्तेमाल कीजिएगा प्रॉप्स के लिए लकड़ी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, जो लकड़ी होगा साल का होता है या फिर टीक पेड़ का हो सकता है जो कि प्रॉप्स में इस्तेमाल हो सकता है। लकड़ी बार्स में, बार का मतलब क्रॉस बार वगैरह। चौक्स में लकड़ी का चौक या कॉक जिसको बोलते हैं, लैगिंग से अगर देना है तो ये टिम्बर का इस्तेमाल होगा। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन और स्टील का। आयरन स्टील किस में इस्तेमाल होगा, जो बार इस्तेमाल करना है। बार का मतलब यहाँ पे हो गया गर्डर जो होता है लोहे वाला। लोहे का प्रॉप भी होता है तो लोहे का प्रॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे का आर्चेस, कोरुगेटेड सीट्स जो होता है ना, सीट्स इस तरह से कोरुगेटेड, वो सीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफ बोल्ट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आयरन और स्टील का बना होता है। तीसरा जो सपोर्ट मटेरियल है वो है ईंटा, ईंट या फिर बिल्डिंग स्टोन। पत्थर या ईंटा से भी आप जो है सपोर्ट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं दीवार बनाने में, आर्च बनाने में। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है, जो सीमेंट वगैरह मसाला होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। देखते भी होंगे सॉफ्ट जब बनाते हैं तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक तरह का सपोर्ट ही है। रोडवेज रिपिंग डर्ट बैंड्स एंड सेल्स एज पैकवॉल्स। ठीक है, रोडवे रिपिंग का भी यहाँ पे जो भी आपका सेल हो गया, सेल पदार्थ, वैसे सेल तो लिखा है पर सेल नहीं होगा, जो भी डर्ट बैंड वगैरह है, माइनिंग कर रहे हैं ना, बीच में डर्ट बैंड आ जाता है ना, इम्प्योर कोई भी पत्थर बीच में, कोयला के बीच में आ गया, बैंड पतला था, तो उस पदार्थ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पैक वॉल सपोर्ट करने में। आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का, बॉयलर ऐश का, वाटर रिजेक्ट का, मिल टेलिंग्स, स्लज होगा यहाँ पे फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ये सब चीज जो है वो वॉइड को यानी गुफ को पैक करने के लिए, यानी एक तरह से स्टोइंग करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Research into strong lightweight materials for underground supports has shown that the most promising one is glass fiber reinforced plastic। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है जो कि इसमें पता चला कि बहुत मजबूत, बहुत ही हल्का भूमिगत सपोर्ट के लिए जो सबसे बेस्ट जो चीज होता है वो है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। एक हम वीडियो बनाया था, शायद आप लोग देखे होंगे, एक नया तरह का बोल्ट। ठीक है, एफआरपी और जीआरपी नाम सुने हैं? हाँ, ये बोल्ट्स है, नहीं नहीं सुना। वीडियो बनाया है यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। एफआरपी फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। ये बहुत ही हल्के होते हैं बट बहुत स्ट्रांग होते हैं और माइंड में सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह का पदार्थ है, बताया गया है कि रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा मजबूत और काफी हल्का मटेरियल जो है अंडरग्राउंड सपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं, जो कि है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, यही सब है। ठीक है, these have not been introduced in our minds as yet। ये जब खिताब छपा था उस समय इस तरह का जो पदार्थ वाला जो सपोर्ट है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, बट अभी धीरे धीरे तो होने लगा है। टेस्ट इन रशिया हैव शोन द CBAM framed supports or development roads weight 1 cell or 1/8 as much as pre
cast reinforced concrete and one had as much timber frames. सर ये किसके रूफ बोल्ट की जगह यूज करेंगे? रूफ बोल्ट इसी पदार्थ का बना हो जाएगा, या हो सकता है ये पदार्थ के बारे में बोला गया, मटेरियल के बना हो। अभी तो रूफ बोल्ट हो रहा है, मान के चलिए फ्यूचर में कॉग ही बना दी इस तरह से, प्रॉप ही बना दी इस तरह से, तो मतलब मटेरियल सर ये मटेरियल को किसी भी मतलब शेप में मतलब इसको किया जा सकता है ना? कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए इंडिया में तो बोल्ट ही अच्छा। इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सीबम सीबम ठीक है, सीबम भी एक तरह का ग्लास फाइबर प्रोडक्ट है जो रशिया में होता है। तो इस तरह का जो पदार्थ है वो भी इस्तेमाल हो सकता है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, पर फिर भी बस नॉलेज के लिए होना चाहिए कि ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है फ्यूचर में ये रिप्लेस कर सकता है हमारा लकड़ी, क्योंकि बहुत सारा जो है ना टिम्बर का यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसके कारण हमको डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है, बहुत सारा पेड़ काटना पड़ता है कि नहीं है? पेड़ काटना पड़ता है, तो पेड़ काटना जो है वैसा ही नहीं कि बाम बात हो गया, बहुत सारा इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारा चीज है जो आपको पेड़ काटने से आपको रोकेंगे, ऐसे नियम भी है कई सारे। तो इससे बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग ग्लास फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक वाले सपोर्ट का इस्तेमाल करें, जो फ्यूचर में हमको लगता है कि होगा भी, अभी उतना नहीं है पर मे भी। पूरा फाइबर रहेगा, हाँ पूरा फाइबर का रहेगा बना हुआ। हाँ, कितना चीज आजकल फाइबर का हो गया जी, देखिए ना आपका सूटकेस जो आजकल आता है फाइबर का पर ही है। भार उठा लेगा वो, छह उठा टन लेता बारह है, टन बिल्कुल उठा लेता है, उस तरह का बनाइएगा तो। बहुत सा चीज तो अभी फाइबर का ही चल रहा है, अभी फोन आ गया है, पहले तो बहुत सारे अभी देखते हैं ना प्लास्टिक टाइप का फोन आ गया, कितना हल्का भी रहता है, लाइट वेट भी रहता है और टूटता भी नहीं है कि नहीं है? फोन हो गया, कई सारा टेबल आ जाता है आजकल, है कि नहीं? बहुत सारा आपका कूलर वगैरह हो गया, कूलर वगैरह सब तो फाइबर का ही रहता है कि नहीं? पहले लोहा का आता था ना कूलर पुराने जमाने में, तो फाइबर का आ रहा है। जी जी। ये सब चीज जो है अगर मजबूती से बनाया जाए तो अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है माइंस में भी। अब आते हैं टिम्बर एज अ माइन सपोर्ट, लकड़ी का प्रयोग सपोर्ट करने के लिए। ये आज का लास्ट मतलब पार्ट है, इसके बाद अभी खत्म करेंगे। बोला गया कि टिम्बर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सपोर्ट इन माइन एज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। जो लकड़ी होता है खदान में, हमारे भारत में बता रहे हैं, भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा ही होगा कॉमनली यूज करने वाला सपोर्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये काफी सस्ता होता है और आराम से आप, मतलब इसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी, आसपास आपको आराम से मिल ही जाएगा ये। इसीलिए इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोई माइन सपोर्ट का मटेरियल है वो है टिम्बर, लकड़ी। लकड़ी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली, सखुआ नाम सुने? सखुआ, सखुआ का पेड़, उसको बोलते हैं हाँ, नहीं सर। साल पेड़, साल इंग्लिश में वर्ड है साल। तो ड्राई एंड सीजनड, अच्छे से सुखा के अच्छे से बना के जो रहता है ना साल पेड़, उसका हम लोग प्रॉप्स बना सकते हैं, उसका हम लोग बार्स बना सकते हैं, ठीक है, और जो कि यूज भी होता है इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड पेंच वैली कोलकाता में, WCL, ठीक है, ठीक है, WCL में आपको बहुत सारा सखुआ वाला पेड़ का आपको मिल जाएगा सपोर्ट मटेरियल। पेंच वैली, जाइए एमपी के छिंदवाड़ा साइड में, वहां पे टीक मिलता है, टीक, ठीक है, टीक जो पेड़ होता है, ठीक है, तो टीक जो पेड़ होता है उसका भी यहाँ पे माइन सपोर्ट आपको ये मतलब मटेरियल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, ये इसे बताया गया टीक या फिर साल। सर मतलब टिम्बर सपोर्ट के रूप में सर मतलब कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं सर? टिम्बर सपोर्ट के रूप में कोई भी लकड़ी का यूज कर सकते हैं, पर लकड़ी जनरली यूज करते हैं ना वो आपका साल एंड टीक होता है, साल का मतलब सागवान, सर मुझे अभी तक सर लगा कि मतलब साल का मतलब टिम्बर सखुआ, कोई अलग। टीक का मतलब टागवान, सर सागवान। मुझे लगा कि टिम्बर सर कोई अलग मतलब पेड़ का नाम है सर, टिम्बर वुड एक ही है सर। पर रूट तो एक ही है जी। अच्छा। टिम्बर और ये रूट तो एक ही, लकड़ी का मतलब ही होता है टिम्बर। अब ये तो टिम्बर सर लकड़ी दो पेड़ से ज्यादातर कॉमनली हम लोग लेते हैं, पहला का नाम है साल, साल से सखुआ कर लीजिए, साल और सखुआ एक ही चीज है, और टीक का मतलब होता है सागवान, काफी एक्सपेंसिव यहाँ पे ये पेड़ है। अब एमपी में जाइएगा, पता नहीं एमपी में तो हम है नहीं, पर यहाँ हमें ऐसा मेंशन है कि पेंच वैली कोलफील्ड का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह पाथाखेड़ा टाइप का एमपी वाला पोर्शन, वहां पे बोला गया है कि सागवान बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां सागवान का जो लकड़ी होता है उसको इस्तेमाल करते हैं टिम्बर सपोर्ट करने के लिए। तो सागवान का सर, हाँ।
और महाराष्ट्र में जो है वो सखुआ पेड़ बहुत ज्यादा है, तो सखुआ वाला पेड़ का यानी साल जो पेड़ है उसका हम लोग प्रॉप्स एंड बास यूज करते हैं। अब आप ही लोग बता पाइएगा एक्चुअल में ये अभी है कि नहीं, क्योंकि ये किताब बहुत पहले का है। वहाँ साल मिलता है या फिर टीक मिलता है, ठीक है। एनीवेज साल जो प्रॉप्स होता है, साल का जो बना हुआ लकड़ी का प्रॉप्स होगा वो 9 मीटर तक लंबा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। द साइज ऑफ साल प्रॉप्स यूज्ड इन द रूफ सपोर्ट आर जनरली एज फॉलोज। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं था पर इससे ईसीएल में एग्जाम में सवाल आया है ना। इसको तो याद ही हाँ, इसलिए मैं आया था सर। कर, ईसीएल में आया है, इसको रट ही जाइएगा। एक बार आ गया तो मे भी कभी पूछ सकता है। तो यहाँ कुछ दिया है, इसकी जनरलाइज यूनिफॉर्म है नहीं पर दे दिया है, ठीक है। तो देखिए गैलरी का ऊंचाई के अनुसार प्रॉप का क्या है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। कहाँ पे, जहां सबसे मोटा भाग है वहां पे। अगर मेरा गैलरी की ऊंचाई 1.2 से 1.8 मीटर के बीच में है तो प्रॉप का डायमीटर 100 mm से लेके 125 mm होगा। अगर गैलरी का ऊंचाई 1.8 से लेके 2.4 है तो 150 से 175 होगा। अगर 3 मीटर या उससे ज्यादा है तो 175 से लेकर 225 mm होगा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। टिम्बर प्रॉप को मेटल माइंस में स्टल भी कहा जाता है। कोई मेटल माइंस में है क्या, मेटल अंडरग्राउंड माइंस में भी है क्या कोई, नहीं है। सर ये नोट्स में है कि नहीं, ये लिखा हुआ आपका? कौन ये वाला, अलग से लिख, ये जो अभी बता रहे थे हाइट के हिसाब से ये नहीं मोटाई। होगा क्योंकि ये चीज हम कभी जरूरी समझे ही नहीं, जरूरी है भी नहीं ये सब चीज, क्योंकि ये जनरलाइज भी नहीं पर पूछ दिया है, हम्म, हम बता दिए आपको। जो जो हम बताते जा रहे हैं ना बुक में भी अपना हाईलाइट करते जाइए, समझे ना, फिर बुक भी पढ़िएगा तो ज्यादा ही समझ में आएगा। और जो टिम्बर इस्तेमाल करते हैं, अब टिम्बर लकड़ी है, इसकी लकड़ी में भी कई सारे डिफेक्टिव हो सकते हैं, लकड़ी में भी कई सारा बीमारी होता है, देखते भी है ना। कभी कभी लकड़ी में उसका रेशा रेशा निकलने लग जाता है, कभी उसमें फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब लकड़ी में बीमारी है। सवाल में आ सकता है ये भी कि लकड़ी में मेन जो दो बीमारी हो कौन कौन सा है, तो लकड़ी में दो बीमारी हो सकता है जब इसका यूज कर रहे होते हैं तो तब। एक का नाम है ड्राई रोट, दूसरा नाम है वेट रोट। रॉट का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। रॉटन एग्स पढ़े थे ना, रॉटन एग स्मेल, रॉटन अनियन स्मेल, याद है, किसी को याद है। रॉटन एग स्मेल, रॉटन अनियन स्मेल याद है किसी को। हाइड्रोजन नहीं सल्फाइड। हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड पोचा गैस बोलते थे। और रॉटन एग का स्मेल है, रॉटन का मतलब क्या हुआ, सड़ा हुआ, तो ये रॉट का यहाँ है सड़ा हुआ। इसका मतलब है कि लकड़ी जो है सड़ रहा है, सूखा, सूखने पे सड़ रहा है, और भीगने पे सड़ रहा है। तो द डिजीज टिम्बर इज सॉफ्ट एंड वीक इन स्ट्रेंथ। जो भी अगर बीमार हुआ लकड़ी होगा, दो बीमारी में से कोई एक ही होगा, तो लकड़ी सॉफ्ट हो जाएगा और उसका जो ताकत है कमजोर हो जाएगा। मोरओवर इट रैप्स एंड इज सब्जेक्ट टू अटैक बाय फंगस लीडिंग टू डिके। मोरओवर क्या होगा इसमें, और इसके अलावा क्या होगा, इसमें फंगस का भी यहाँ पे अटैक ज्यादा हो जाएगा और ये सड़ने लगेगा। ठीक है, अगर कोई बीमारी अगर पकड़ लिया है किसी लकड़ी में तो उसका स्ट्रेंथ में तो लॉस हो ही रहा है, कमजोर तो हो ही रहा है, प्लस अब फंगस भी उसमें आसानी से अटैक कर पाएंगे और उसको सड़ा पाएंगे। डिकेड टिम्बर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माई सपोर्ट हैज टू बी रिप्लेस फ्रीक्वेंटली। जो भी सड़ा हुआ माई सपोर्ट होता है उसको रिप्लेस समय समय पे आपको करना पड़ता है। कोई माई सपोर्ट है लगा दिए, ऐसा नहीं टिम्बर वाला की जिंदगी भर वही रहेगा, उसको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा जब जरूरत पड़े। रिप्लेस का मतलब वही जगह पे दूसरा दूसरा लगाना, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है ना। जी। हम्म। उसके बाद बोलिए द अनसीजन टिम्बर आल्सो आल्सो कॉल्ड ग्रीन इज प्रोन टू ड्राई और वेट रॉट। मतलब जो अनसीजन टिम्बर है, जिसको अच्छे से पकाया नहीं जाता है, जल्दी पकाया का मतलब जल्दी सूखा नहीं रहता है, उसमें ड्राई और वेट रोट होने का संभावना ज्यादा होता है। टिम्बर ट्रीटेड विथ केमिकल इन स्पेशल लिंस is normally not used in mines and the common method is to dry it in open air for long period। कुछ कुछ टिम्बर में क्या होता है ना
हम लोग स्पेशल केमिकल्स डाल देते हैं, बर्तन वगैरह बहुत बड़ा बड़ा रहता है उसमें डाल दिए वो केमिकल से, उसके बाद क्या है वो सही हो जाता है, उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। पर ऐसा एक केमिकल में डाल के ट्रीट किया हुआ जो हमारा टिम्बर होता है उसको माइस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग वही लकड़ी का माइस में इस्तेमाल करते हैं जिसको ओपन एयर में हम इसको सुखाकर जो है उसको सीजनड करते हैं, तो सिर्फ वैसा ही हम लोग टिम्बर इस्तेमाल करते हैं। दिस काउजेस द सैप इन द वुड टू एवोरेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जिससे क्या होगा, ओपन एयर में हम लोग इसे सुखाते हैं तो जो भी मेरा पानी वगैरह जो भी मॉइस्चर वगैरह रहता है वो अच्छे से उड़ जाएगा और अच्छे से वो मजबूत हो जाएगा। इन द colliery store yard, the timber is so stacked that it is kept clear of the ground, free from dampness and permits air circulation to individual members। वैसा colliery का जो भी स्टोर होता है वहां पर भी टिम्बर को इस तरह से स्टॉक करके रखा जाता है जिससे जमीन से वो कुछ दूरी ऊपर रहे, ठीक है, भीगा हुआ कोई भी चीज से संपर्क में ना आए। और प्रत्येक जो मेंबर्स का मतलब प्रत्येक जो वहां पे लकड़ी होगा उसमें हवा का सर्कुलेशन आसानी से होता रहे, ऐसा हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे। टर्न ओवर ऑफ द टिम्बर एट रेगुलर इंटरवल हेल्प इन मेंटेनिंग द कंडीशन विच आर नॉट कंडक्टिव टू अटैक बाय ट्राइवर वेटर। और इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं टिम्बर को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, कि अब कुछ समय अंतराल के बाद जो है सभी जो भी लकड़ी का जो सपोर्ट है उसको क्या कीजिए, उसको करने टर्नओवर की मतलब गोल गोल घुमा के एक जगह फिर से रखते रहिए। तो इससे क्या होगा, ड्राई और वेट रॉट नहीं होगा या होने की संभावना काफी कम होगा। तो ये सब जो था ना, टर्नओवरिंग करना, उसको अच्छे से रखना, ये सब प्रिकॉशंस है, ठीक है, जिससे आप टिम्बर को ज्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं बिना उसका बीमारी ड्राई रॉट और वेट रॉट हुए। ठीक है, बाकी जो होगा सेटिंग ऑफ प्रॉप्स ये सब चीज हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। Recording stop.